गुड इवनिंग एवरीवन। हमने जो रेडियो सक्रियता वाला टॉपिक स्टार्ट किया था उसका थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम आज से उसका एमसीक्यू लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस सीरीज़ में 10 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो अगर आपने जो थ्योरी क्वेश्चन नहीं देखा होगा तो जाके थ्योरी क्वेश्चन देख लीजिए, फिर ऑप्शनल सॉल्व कीजिए तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। फिर हम अपने स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने की है, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज सीडी एडरसन एवं यूएफ हैस ने की है। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत एच.ए. बेथे ने दिया है। पैरा यूरेनियम तत्व एनरिको फर्मी का दिया हुआ है। तो हमें बताना है जो पैरा यूरेनियम तत्व का जो संश्लेषण है वो किसके द्वारा दिया गया है? एनरिको फर्मी के द्वारा दिया गया, ऐसा कहा जा रहा है ऑप्शन डी में। और हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इनमें ऑप्शन डी ही सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखो, मैं ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं, लेकिन बाकी का है सही सुमेलित है। मेसान की खोज किसने की है? तो हिडेकी युकावा ने की है, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है? तो सीडी एंडरसन एवं यूएफ हैस ने की है पॉजिट्रॉन की खोज। सूर्य तथा तारों में ऊर्जा का उत्पादन का सिद्धांत एच.ए. बेथे ने दिया है। ये ए बी सी तीनों क्या है? सुमेलित है, और डी जो है सुमेलित नहीं है, ठीक। तो अब इसका हम डिटेलिंग देख लेते हैं कि इसका डिटेलिंग क्या है। देखो, क्वेश्चन फर्स्ट का डिटेलिंग। 1938 ईसा में अमेरिकी वैज्ञानिक एच.ए. बेथे ने बताया कि सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां होने वाला नाभिकीय संलयन है। मेसान मूल कणों की खोज 1935 ईसा में वैज्ञानिक हिडेकी युकावा ने की थी। पॉजिट्रॉन नामक धन आवेशित मूल कण की खोज 1932 में सीडी एडरसन तथा यूएफ हैस ने की थी। पैरा यूरेनियम तत्वों के संश्लेषण में एनरिको फर्मी का नहीं बल्कि जीटी सीबोर्ग का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? जीटी सीबोर्ग ने क्या किया है? ये पैरा यूरेनियम तत्व का संश्लेषण जीटी सीबोर्ग ने किया है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए, विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन बी, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ऑप्शन सी, ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। ऑप्शन डी, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। हमें क्या बताना है कौन सा सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है, ठीक है। क्या है ऑप्शन बी? किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं, ठीक है। तो इसका हम डिटेलिंग देखते हैं। कथन बी सही नहीं है क्योंकि नाभिकीय संलयन में दो हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन बम नाभिक संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। अन्य प्रश्नगत कथन सही हैं, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिक शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी। कारण आर, उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगा, ठीक। नीचे दिए गए कोड योजना में से अपने उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए क्या है? दोनों ए एवं आर सत्य है और आर सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी है दोनों ए एवं आर सत्य है किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है ए सत्य है परंतु आर असत्य है। ऑप्शन डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसमें कौन सही होगा? इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों ए तथा आर सत्य है और आर क्या है? सही स्पष्टीकरण है, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर
चौथा क्या बोल रहा है? चौथा है, निम्न कणों में से कौन एक जिसका आविष्कार करने का दावा किया जा रहा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने के जोखिम में डाल सकता है? ऑप्शन ए है माइक्रोवेव फोटॉन, ऑप्शन बी है न्यूट्रिनो, ऑप्शन सी है तरल क्रिस्टल, ऑप्शन डी है प्रकाश उत्सर्जित करने वाला डायोड। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, माइक्रोवेव फोटॉन। क्या होगा? माइक्रोवेव फोटॉन। इसका हम डिटेलिंग देखते हैं। कोबेंजेक विश्वविद्यालय के भौतिकविदों गुंटूरो तथा अल्फोंस स्टॉलोफन ने आइंस्टाइन के सापेक्षवाद सिद्धांत को गलत साबित करने का दावा किया है। उन्होंने माइक्रोवेव फोटॉन को प्रकाश के वेग से अधिक वेग से संचरित करने का दावा किया। क्या किया है? माइक्रोवेव फोटॉन को प्रकाश के वेग से अधिक वेग से संचरित करने का दावा किया है। ठीक, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी परमाणु, ऑप्शन डी आयन। तो ऑप्शन बी प्रोटॉन। ठीक है, इसका डिटेलिंग देखते हैं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसा त्वरक उपकरण है जिसके द्वारा प्रोटॉन, अल्फा कण तथा न्यूट्रॉन आदि में उच्च वेग उत्पन्न किया जा सकता है। प्रोटॉन, अल्फा वेग और न्यूट्रॉन में उच्च वेग उत्पन्न किया जा सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? ठीक है, पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जा सकती है? ऑप्शन ए सूक्ष्मदर्शी से, ऑप्शन बी सीसा पट्टिका से, ऑप्शन सी प्रस्फुरण गणक से, ऑप्शन डी स्पेक्ट्रो प्रकाश मापी से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या? प्रस्फुरण गणक से। किससे? प्रस्फुरण गणक से की जाती है। किसका? पेयजल के गामा उत्सर्जक समस्थानिक है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए हम ऑप्शन सी यानी कि प्रस्फुरण गणक का प्रयोग करते हैं। पेयजल में गामा उत्सर्जक समस्थानिक की उपस्थिति का पता प्रस्फुरण गणक से लगाया जाता है। इसका डिटेलिंग था। ठीक है, अब 7वां देखते हैं। 7वां क्या है? निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? ऑप्शन ए दृश्य किरण में, ऑप्शन बी एक्सरे में, ऑप्शन सी अल्ट्रावायलेट में, ऑप्शन डी इंफ्रारेड में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एक्सरे में। ठीक, तो इसका डिटेलिंग देखते हैं। निम्न विकिरण प्रकारों में ऊर्जा का क्रम इस प्रकार है। देखो, हम इसको घटते क्रम में बता रहे हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे आगे रहेगा। मतलब सबसे ज़्यादा किसका है? एक्सरे का। एक्सरे के बाद किसका है? अल्ट्रावायलेट का। अल्ट्रावायलेट के बाद है दृश्य किरण का। दृश्य किरण के बाद है इंफ्रारेड का। ठीक है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली विभिन्न विकिरणों में न्यूनतम ऊर्जा रेडियो तरंगों में, जबकि सर्वाधिक ऊर्जा गामा किरणों में होती है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन ए नाभिकीय विखंडन द्वारा, ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, ऑप्शन डी अवकरण अभिक्रिया द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नाभिकीय संलयन द्वारा। अब इसका हम डिटेलिंग देखते हैं। सूर्य तथा ब्रह्मांड के अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत वहां पर होने वाला नाभिकीय संलयन है। सूर्य का अधिकांश भाग हाइड्रोजन एवं हीलियम का बना है तथा इसके भीतर के भाग का ताप करीबन 10⁻⁷ डिग्री केल्विन होता है। इतने अधिक ताप पर हाइड्रोजन नाभिक का संलयन होता रहता है तथा अपार ऊर्जा मुक्त होती है। इसके अतिरिक्त तारों के गुरुत्वीय संकुचन भी उनकी ऊर्जा का एक स्रोत है। ठीक, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। अपने उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। ऑप्शन ए 1 तथा 2, ऑप्शन बी 1, 2 तथा 3, ऑप्शन सी 1 तथा 4, ऑप्शन डी 2 तथा 4।
तो इसका सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1 तथा 2, मतलब नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करती हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन, ऑप्शन बी हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन, ऑप्शन सी रेडियोधर्मी पदार्थों का क्षय, ऑप्शन डी ऑक्सीजन की अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होना। ठीक, तो अब हम इसका डिटेलिंग देखते हैं। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में परमाणु के नाभिक आपस में संलयित होते हैं। यह अत्यधिक गर्म परिस्थिति में ही होता है। अन्य तारों की तरह सूर्य की नाभिक संलयन प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन का नाभिक संलयित होकर हीलियम का निर्माण करता है। देखो, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, दो हल्के नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। और नाभिकीय विघटन में क्या होता है, एक बड़ा नाभिक क्या होता है, दो छोटे छोटे नाभिक में टूट जाता है, उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन। तो सूर्य में जो ऊर्जा बन रही है वो नाभिकीय संलयन से बनता है, और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन पर आधारित रहता है। ठीक, तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं उसको कमेंट में बताइए।